आज हम बात करेंगे बेटा एवरेज पावर इन एन एलसीआर सर्किट। एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। पावर क्या होता है बेटा? हाउ वी डिफाइन पावर? पावर इज अ रेट एट विच वर्क इज डन। इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो। इंस्टेंटेनियस पावर is defined as the rate at which work is done. Rate of doing work is called power. देखो जब हम डीसी सर्किट की बात करते हैं, we define this power as voltage into current. कल भी थोड़ा सा आइडिया दिया, आज तो पूरे डेरिवेशन करेंगे। जब हम पावर को डिफाइन करते हैं, we write voltage into current, P equals to V into I. ठीक है, लेकिन इसी पावर को जब हम वर्क अपॉन टाइम भी तो लिखते हैं, है ना? तो बेटा इंस्टेंटेनियस पावर क्या हुआ? अगर मैं पी आई लिख दूं इंस्टेंटेनियस पावर को, इट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, ऐसे एवरेज पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, बट इंस्टेंटेनियस पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। So instantaneous power is dw by dt and this is equal to E into I. ये वाला लॉजिक लगाया, E into I. What is E here? Instantaneous EMF. चाहे E naught sin omega t लिखो, चाहे cos omega t लिखो, ठीक है, it is called as instantaneous EMF। और I क्या है? Instantaneous current. We have instantaneous EMF and instantaneous current. That is why their product is called as instantaneous power. Instantaneous voltage, instantaneous current is instantaneous power. That is dw by dt. यहां से बेटा हम ये भी बोल सकते हैं that dw is equal to ei dt. अब ये E और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा सर्किट किस टाइप का है। ठीक है, जैसे अगर हम जनरल बात करें, लेट फाई बी द फेज डिफरेंस, या ऐसे लिखें, लेट इन ए सर्किट, कोई भी सर्किट एलसीआर ले लेता हूं, इन ए एलसीआर सर्किट let the EMF leads current by phi. Phi is the phase difference between EMF and current. Therefore, if I equals to I0 sin omega t, then E कितना होगा? I अगर I0 sin omega t है तो E होगा E0 sin of omega t plus phi. So what is dW? EI dt. We can write E naught I naught sin of omega t plus phi into sin omega t. E और I लिखा into dt भी आएगा। ओवर ए कंप्लीट साइकिल अगर वो कैलकुलेट करना होगा, इट वुड बी इक्वल टू, अभी हम इंटीग्रेशन ही करेंगे, पहले भी इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट यहाँ देखो हम वो रिजल्ट डायरेक्टली यूज करेंगे। कैसे? देखो
ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, सो मैं दो टर्म्स लिखूंगा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ऐसी चीज आ गया डी टी, प्लस 0 to t साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। थिंक अबाउट दिस, साइन थीटा cos theta is equal to half of sin 2 theta. Yes, no? Because sin 2 theta क्या होता है? 2 sin theta cos theta. 2 cancel हो जाएगा. So it will be equal to sin of 2 omega t and then dt तो है ये. पता चला? फिर से देख लो. ये जो sin omega t plus phi है, this will be sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi. Sin a plus b sin a cos b cos a sin b into ये sin omega t तो है ये. This sin omega t will get multiplied here, become sin square omega t cos phi. फिर ये sin omega t cos omega t into sin phi, like this. So that way, अगर आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, ये बनेगा ऐसे, W इक्वल टू E नॉट इंटू I नॉट। बेटा फाई तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, सो इट बिकम्स cos phi and then integration of sin square omega t dt प्लस आगे से sin phi कॉमन ले लेंगे, और जब आपने sin phi कॉमन लिया, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 omega t dt। डायरेक्टली करेंगे अभी, इट वुड बी E नॉट I नॉट क्या होगी बेटा इसकी इंटीग्रेशन, बोलो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्या होती है, बता दिया था आपको मैंने पहले ही, t/2 प्लस साइन फाई इंटू 0 ओवर ए कंप्लीट साइकिल साइन थीटा साइन 2 थीटा कुछ भी हो, वैल्यू 0 होती है, जितना पॉजिटिव पोर्शन है उतना नेगेटिव भी है। तो आपके पास ये W जो आएगा, इट वुड बी इक्वल टू E नॉट I नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई इंटू टी। ठीक है नहीं, तो W बाई टी हो गया, W बाई टी विल बी इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, E नॉट बाय √2 I नॉट बाय √2 इंटू कॉस फाई। ये जो W बाई टी है, इट इज कॉल्ड एज टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पीरियड, मतलब वर्क डन ओवर ए कंप्लीट साइकिल। कैसे पता चला कंप्लीट साइकिल, टी टाइम पीरियड होता है। दिस वर्क डन ओवर ए कंप्लीट साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज पावर, वी कॉल इट एज एवरेज पावर, एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। और बेटा आपको ये भी पता है, E नॉट बाई √2 ERMS, याद है, I नॉट बाई √2 इज IRMS। सो फाइनली आपके पास किसी AC सर्किट में जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है, जो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन है, जिसपे बेस आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो ये है, P इक्वल टू ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, इस कॉस फाई को बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर, आई टोल्ड इट,
yesterday also. This cos phi is called as power factor. So we can say अगर पावर फैक्टर को डिफाइन करना है, इट इज इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव पावर. आपको याद होगा बेटा जब आरएमएस वैल्यू की बात की थी, मैंने बोला था हीटिंग इफेक्ट पे बेस है ये. So this is one of the effect. This is called as effective voltage. This is effective current. So ये average power is equal to, sorry, cos phi या power factor is equal to average power divided by effective power हो सकता है. देखो अगर आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, अगर आपके पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई इज 0. फाई अगर 0 होगा तो cos phi will be equal to 1, एंड इसलिए अगर आपको एवरेज पावर लिखनी होगी that will be equal to ERMS into IRMS. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर किसके बराबर है? ERMS into IRMS. और अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, this phi will be equal to plus pi by 2 or minus pi by 2, and that is why average power will be equal to 0. cos 90 या cos minus 90 होता है तो power will be 0. बेटे जब भी किसी प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में से करंट फ्लो करती है, no power consumption is there, and such a current which does not consume any power is called as wattless current. कल भी बताया, ठीक है. this is called as the wattless current. ठीक है. बाकी अगर हमें फेज डिफरेंस की वैल्यू पता होगी, डिपेंड करता है ना किसी सर्किट के ऊपर. जैसे देखो अगर सिर्फ R और L है सर्किट में, तो ऐसे बनता है इम्पीडेंस ट्रायंगल. ये Z होता है तो cos phi कितना हुआ? R by Z. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. अगर प्योरली रेजिस्टिव है cos phi 1, प्योरली कैपेसिटिव है cos phi 0. So depending on the circuit we have the value of cos phi. Briefly हम ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ेंगे. Then tomorrow we'll have a quick revision of the chapter. ठीक है. एंड ये भी देख लेंगे कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया. ट्रांसफार्मर, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. इलेक्ट्रिकल, नो इलेक्ट्रॉनिक्स इज इन्वॉल्व. एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका इनपुट भी ऑल्टरनेटिंग है और आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग ही होता है. इट डजंट वर्क विद डीसी. ट्रांसफार्मर जो है उसमें डीसी का कोई रोल नहीं है. एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. Transformer is based on the phenomena of mutual induction, which says कि जब भी किसी एक कॉइल के साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक होगा या जब भी किसी एक कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो करेगी, तो करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ. इट इज लाइक दिस. अगर ये हमारे पास एक कॉइल है, we call it as the primary coil, and here we have a secondary coil. इसमें अगर हम कोई अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगा दें, करंट चेंज होगी. करंट के चेंज होने से ये जो टर्न्स है इनके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज होगा और वही चेंजिंग फ्लक्स इसके साथ भी लिंक होगा. हो गया म्यूचुअल इंडक्शन. तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी. मतलब अगर हम यहाँ कोई डिवाइस लगा दें, कोई बल्ब लगा दें, तो इसमें जब करंट फ्लो करेगी ऑन हो जाएगा. दोनों कॉइल्स जो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जिनको हम बोलते हैं, ये दोनों कॉइल्स फिजिकली सेपरेट होती हैं.
ठीक है, दे आर फिजिकली सेपरेट बट दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। मैग्नेटिक कपलिंग होती है, मतलब एक का फ्लक्स दूसरे की टर्न्स के थ्रू होके निकलता है। एंड जब डिजाइनिंग करते हैं, ये जो वाइंडिंग है ये आयरन कोर के ऊपर की जाती है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सारी आयरन कोर्स को स्टैक करते हैं इकट्ठे, एंड देन वी हैव ये जैसे एक शीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ई। और मैंने आपको एडी करंट्स के उसमें बताया भी था। वी अप्लाई वोल्टेज हेयर, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये ऐसे होता है। तो ये आयरन कोर के ऊपर बाइंडिंग की जाती है ताकि फ्लक्स लीकेज नहीं हो। आयरन कोर के ऊपर बाइंडिंग की जाती है ताकि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो। आपको पता है कि आयरन की परमिएबिलिटी 1000 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो आयरन कोर बोलते हैं इसको। और इसी को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है यहाँ, तो ऐसे बनाते हैं, बीच में दो पैरेलल लाइंस बना सकते हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक आयरन कोर ट्रांसफार्मर है। प्रैक्टिकली आयरन कोर होता है, ऐसे थ्योरेटिकली तो हम ऐसे बनाएंगे तो इसको बोलेंगे ये एयर कोर ट्रांसफार्मर है। इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी करंट हम जो सप्लाई करेंगे, जो सोर्स होगा वो प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है, बट जो इफेक्ट होगा वो सेकेंडरी में दिखेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चेंज करता है, इट चेंजेस द एसी वोल्टेज और करंट, मतलब चेंज करता है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बढ़ाता है, इट कैन डिक्रीज आल्सो। वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम भी कर सकता है। हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। एक होता है बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, XMR लिखते हैं ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप वो है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप। स्टेप डाउन जो है दैट डिक्रीजेस द वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को कम करेगा उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखने से ही पता चल जाता है बेटा। अगर ट्रांसफार्मर ऐसा होगा, देखो ये है स्टेप अप। और अगर ट्रांसफार्मर ऐसा है, क्या फर्क दिख रहा है, क्या चेंज दिख रही है दोनों में, क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये स्टेप अप, इट इज स्टेप डाउन। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स। बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्राइमरी की जो वोल्टेज है यहाँ जाके बढ़ जाए। अगर प्राइमरी में ईएमएफ ईपी है, सेकेंडरी में ईएस। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ईएस ईपी से बड़ा है। और कैसे अचीव की जाता है ये पर्पस कैसे हम अटेन करते हैं? we keep more turns in the primary and less turns in the secondary. Primary में ज्यादा turns, sorry, we keep more turns in the secondary and less। voltage को बढ़ाना है तो secondary में number of turns will be more। एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है बेटा, इधर भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, इधर भी ऑल्टरनेटिंग करंट है।
चाहे स्टेप अप है चाहे स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में अगर हम ये जो वोल्टेज है इसको ईपी और इसको ईएस बोलें, तो स्टेप डाउन में ईएस इज लेस देन ईपी, which means NS is less than NP. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों जो कॉइल्स हैं तो दोनों कॉइल फिजिकली सेपरेट है। देखो अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, ऑफ कोर्स जब इसको सोर्स के साथ लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी आईपी, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगी दैट वुड बी IS। in any ideal transformer, although ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बट अगर हम थ्योरेटिकली बोलें कि कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी पावर is equal to the secondary power। किसी आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पावर जो है वो सेकेंडरी पावर के बराबर है। मतलब ट्रांसफार्मर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा। वोल्टेज बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, बेसिकली वोल्टेज बढ़ने से करंट कम भी होती है, वो बताऊंगा कैसे। देखो प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के बराबर है, मतलब ईपी इंटू आईपी इज इक्वल टू ईएस इंटू आईएस। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ES by EP is equal to IP by IS। Let us say this is equation number 1। इक्वेशंस बस भी ऐसी हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण वी हैव रिटन की प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर जो है दे ऑलवेज रिमेन सेम। अब ये जो सेकेंडरी के अक्रॉस ईएमएफ है, आपको याद होगा बेटा Faraday's law E equals to minus n into d phi by dt। अब जब हमारे पास एक ही टर्न होती है तो हम n नहीं लिखते, when we have number of turns we write n also। तो ये जो ES है, ये ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NS के, और जो EP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NP के, which means ES by EP is equal to NS by NP। एंड सपोज ये है सेकेंड इक्वेशन, ES by EP is equal to NS by NP। बट अगर हम यहां देखें तो ES by EP is IP by IS। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम रिलेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2, we have ES by EP equals to NS by NP, it is equal to IP by IS। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी K को बोलते हैं ट्रांसफार्मर्स रेशियो। This K is called as the transformers ratio। बेटा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो थोड़ा समझ लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में K is greater than 1। In a step up transformer the value of K is always greater than 1। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में K is less than 1।
बेटा k ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ES डिवाइडेड बाय EP इज ग्रेटर देन 1, मतलब NS बाय NP इज ग्रेटर देन 1, मतलब IP बाय IS इज ग्रेटर देन 1। अगर ES और EP की रेशो 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ES इज ग्रेटर देन EP। NS बाय NP ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब NS जो है दैट इज ग्रेटर देन NP, और IP बाय IS ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब IP इज ग्रेटर देन IS। देखो करंट के केस में रिवर्स हो गई चीजें, यहां बोलेंगे ES इज लेस देन EP, NS is less than NP, IP is less than IS। सो बेटा वी कैन कंक्लूड हेयर, देखो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ES EP से बड़ा है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा है लेकिन वोल्टेज बढ़ती है, करंट कम हो जाती है। ये ओम्स लॉ नहीं है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। पावर कांस्टेंट है, किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जितनी पावर हम सप्लाई करेंगे सेकेंडरी से पावर उतनी मिलेगी। तो अगर वोल्टेज बढ़ जाती है, पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट, E इंटू आई, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगी। ठीक है, और वो यहां से क्लियर हो रहा है, देखो ES EP से बड़ा है, बट अगर आप यहां देखो तो IP IS से बड़ा है। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होती है और प्राइमरी में करंट ज्यादा फ्लो करती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उल्टा है। तो ये जो नाम है स्टेप अप, वो वोल्टेज के हिसाब से है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो करंट को डाउन करता है, करंट को स्टेप डाउन करता है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज एंड डिक्रीजेस द करंट। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को डाउन करता है बट करंट को अप करता है, मतलब करंट को बढ़ाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी वेरी अटेंटिव कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है increases the voltage but decreases the current। एंड पूरा लिखूंगा, वाइस वर्सा भी नहीं लिखूंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर decreases the voltage but increases the current। वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है। तो जहां हमें ज्यादा करंट चाहिए वहां हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और जहां हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए वहां स्टेप अप। ठीक है, अगर आल्दो जो मैनुअली ट्रांसफार्मर होता है ना, वो मैनुअली हम नॉब घुमाते हैं, तो नॉब घुमा के हम लोग करते क्या है, बेसिकली ये सेकेंडरी है अगर, तो नॉब पहले यहाँ कनेक्टेड थी, यहाँ से काट देते हैं, ऐसे घुमा के यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, वोल्टेज बढ़ जाएगी। और यहाँ से उल्टा घुमाएं अगर, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाती है। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगी, यहाँ वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इट increases the voltage but at the same time it decreases the current, and reverse is the case for step down। बेटा जब जब हम किसी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में हम डिफाइन करते हैं एक टर्म विच इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी जो है दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। क्या मिला, क्या सप्लाई किया, जैसे हमें 10 जूल ऑफ वर्क मिला बट हमने 50 जूल सप्लाई किया था, दैट मीन्स इट्स एफिशिएंसी इज 20%। 10 by 50 इंटू मिला 10, सप्लाई किया 50, सो एफिशिएंसी कितनी होगी 1/5। 1/5 मतलब 20%।
एफिशिएंसी हमेशा हम डिफाइन करते हैं एज सेकेंडरी पावर टू द प्राइमरी पावर रेशियो, is always the ratio of secondary power to the primary power. Therefore, eta is equal to ESIS divided by EPIP. किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए तो ये बराबर होते हैं, बट आइडियल कभी पॉसिबल नहीं होता, फिर भी लिख लेता हूं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर ESIS equals to EPIP, therefore किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा इज 1, और ईटा 1 है मतलब 100% है, बट प्रैक्टिकली ड्यू टू लॉसेस eta is less than 1. There are various losses in a transformer जिनके कारण ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम ही होगी। कितनी कम होगी वो तो डिपेंड करता है कि कितने लॉसेस हो रहे हैं और हम लॉसेस को मिनिमाइज कर पा रहे हैं या नहीं। लॉसेस क्या हो सकते हैं, देखो ये जो हमारी कॉइल है, कॉपर की कॉइल होती है, कॉपर की कॉइल में ये वाइंडिंग जो करते हैं, इसमें जब करंट फ्लो करती है तो करंट फ्लो करने से हीट प्रोड्यूस होगी, सो दैट इज हीट लॉस, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। हमारे पास कोर आयरन की होती है और इसी के ऊपर हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं। अब जब मैंने बोला ये एसी के साथ ही काम करता है तो मतलब वोल्टेज चेंज होगी, वोल्टेज के चेंज होने से इस आयरन के पीस में क्या होगा, एडी करंट्स फ्लो करेंगे, अगेन एनर्जी का लॉस होगा हीट की फॉर्म में। तो उसे कैसे मिनिमाइज करेंगे, इन कॉइल में जो वाइंडिंग है इसको हमेशा लैमिनेट करते हैं ताकि कम हीट बाहर निकले। और जब आपके पास ये शीट्स होती हैं, इन शीट्स में हम स्लॉट्स बनाते हैं, आपको याद होगा ये मैंने आपको एडी करंट्स में बताया था। तो इतनी बड़ी शीट यूज कर दी, बट स्लॉट्स बना के क्या किया हमने, एयर गैप इंट्रोड्यूस कर दिए जिससे करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज हो सकता है, फ्लक्स लीकेज का मतलब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हुआ, इसलिए टाइट वाइंडिंग की जाती है एंड की जाती है ओवर एक आयरन कोर, ताकि फ्लक्स जो है वो वहीं कॉन्सेंट्रेट रहे। देन ट्रांसफार्मर के आप पास खड़े हो जाओगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑन है कि ऑफ है, मतलब वेदर इट इज सप्लाइंग करंट और नॉट। एक ट्रांसफार्मर से हमिंग साउंड आती है, बीज साउंड, ठीक है, जिससे पता चलता है, एक आवाज आ रही है जिससे पता चल रहा है ट्रांसफार्मर ऑन है, बट वो साउंड भी तो एक एनर्जी है। सो ट्रांसफार्मर से ज्यादा साउंड आएगी तो उससे भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं और जो उसमें प्लेट्स लगी होती है उनको लूज नहीं छोड़ा जाता, लूज छोड़ने से क्या, वो वाइब्रेट करेंगी, उन वाइब्रेशन से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दैट शुड नॉट बी देयर एंड दैट इज व्हाई उसको पूरा टाइटली पैक करते हैं ताकि उस हमिंग साउंड को कम करे। सो अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो हम इस सेकेंडरी पावर को बढ़ा सकते हैं, बट इन एवरी केस वो इस प्राइमरी पावर से थोड़ी कम ही होगी, बिकॉज करंट फ्लो करेगी, हीट तो प्रोड्यूस होगी होगी, हम कम करने की कोशिश तो करेंगे बट फिर भी हीट को जीरो नहीं कर सकते, वो तो एक बेसिक इफेक्ट है करंट का। सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिकली जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो 1 से या 100% से कम ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आइडियली लिखा हुआ है, आइडियली होता है सिर्फ थ्योरेटिकली, जो आप सिर्फ लिख सकते हो बस, जब प्रैक्टिकली डिजाइन करोगे तो दैट इज नॉट आइडियल, दैट इज प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि एफिशिएंसी कम होगी, बट हाँ क्वेश्चंस में आइडियली होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम कर लो, तब आप ईटा को 1 लिखोगे, ES इंटू आई, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कल वाली क्लास में, ESIS EPIP की जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, यूजेस क्या है बेटा ट्रांसफार्मर के, यूजेस मतलब एप्लीकेशंस क्या है ट्रांसफार्मर की। बेटा जब भी ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं
उन सबको एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, ठीक है, एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, इतनी होगी तो दे विल वर्क प्रॉपरली। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि 220 या 225 वोल्ट होगी तो हमारा एसी का जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर काम करेगा। सो वी ऑलवेज नीड ए प्रॉपर वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग ए प्रॉपर वोल्टेज और करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बट कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, जैसे जैसे आपने वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ना, जो ग्रिल बना रहा है आपकी घर में ग्रिल बनाता है या लोहे के दरवाजे बनाते हैं कुछ लोग, तो उसमें एक वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, उस वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर भी कैरी करता है वो हमेशा, क्योंकि वो मेटल के दो पीसीस को जोड़ेगा और अपने उस वेल्डिंग रॉड को वहां टच करेगा, करंट इतनी ज्यादा फ्लो करती है कि वो मेटल पिघल जाता है और चिपक जाते हैं दो मेटल, वेल्ड, इसी को वेल्ड बोलते हैं। वो करंट, वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुई है वहां, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है वहां, और वो हीट इतनी ज्यादा है कि लोहे को पिघला दिया। दैट मीन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मस्ट बी फ्लोइंग, और वो होती है विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, वो जो टेक्नीशियन होता है वो मेन सप्लाई से कनेक्शन लेता है, ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट देता है और आउटपुट में 20 वोल्ट आ जाती है, तो 1/10 हो गई, तो करंट 10 टाइम्स बढ़ जाती है। जब करंट बढ़ जाएगी वो एक्सेसिव करंट क्या करेगी, क्योंकि स्टेप डाउन क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम करंट को ज्यादा। तो एक हीटिंग एलिमेंट को यूज करना जब भी, तो दो मेटल के पीसेस को जोड़ रहा है, वहां करंट इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो मेटल मेल्ट हो जाए। सो दैट इज व्हाई इट शुड बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। या जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मतलब जिनको हम सिंपली बोले डैम्स होते हैं, उन डैम्स में भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्यों ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो पहले ये समझना बेटा। मान लो ये कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, पानी को स्टोर करते हैं, एक बड़े से रिजर्वायर टाइप बनाते हैं, ठीक है, वो पानी बढ़ता जाता है, उसका लेवल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, देन इट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए टरबाइन, टरबाइन घूमने लगती है, और टरबाइन जो है वो कनेक्टेड होती है एसी जनरेटर के साथ, तो एसी जनरेटर की कॉइल घूमने लगी, कॉइल घूमने लगी तो करंट प्रोड्यूस हो गई। एसी जनरेटर में क्या होता है, कॉइल के घूमने से इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट होती है। उस करंट को ट्रांसमिट करना है थ्रू वायर्स, कहां पर, किसी दूसरी सिटी में, ठीक है, सम सिटी ए या किसी तीसरी सिटी में, दूर दूर सप्लाई करना है। अब अभी तक ना ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को जो यहाँ प्रोड्यूस हुई है उसको बिना वायर के ट्रांसमिट कर सके, क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में नहीं है। तो ये वायर हमें चाहिए ही चाहिए। जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगी, हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हुई है, तो वायर में हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के कारण बहुत सारी एनर्जी का तो लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही बड़ा ज्यादा है। अब इस हीट को कम कैसे करें, या तो टाइम को कम कर दो। टाइम कम करने का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद देते जाओ, ताकि लॉस कम हो, बट वो तो नहीं चाहिए, हमें तो हमेशा ही चाहिए। दूसरा काम है, या तो रेजिस्टेंस को कम कर दो, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तब भी हीट कम होगी। देखो बेटा, रेजिस्टेंस होता क्या है, रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए लेंथ कम कर दो। पॉसिबल नहीं है कि सिटी को उठा के यहाँ ले आए, पॉसिबल नहीं है कि हर एक सिटी में एक एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा दो। रेजिस्टिविटी को कम कर दो, तो ये जो एल्यूमिनियम की वायर लगाई है, सिल्वर की लगा दो, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो बड़ी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। या फिर एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ाने का मतलब वायर मोटी मोटी कर दो, तो दैट विल आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट। इसलिए रेजिस्टेंस को भी हम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट चेंज नहीं कर सकते। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज, अगर हीट को कम करना है, ध्यान से सुनना, अब हीट को कम करना है तो करंट को कम कर दो। तो क्या किया जाता है, यहाँ बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। 100 गुना बढ़ा दिया, 200 वोल्ट जनरेट हो रही, और उसको बना दिया 20,000 वोल्ट, तो करंट उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, करंट को कम कर देता है, करंट कम हो जाएगी। तो फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो ट्रांसमिशन होती है वो हाई वोल्टेज लो करंट पे होती है, यहाँ पहुंच गई, सीधा हमारे घर में नहीं आएगी, देयर विल बी ए लोकल ग्रिड स्टेशन, ठीक है, वी हैव लोकल ग्रिड स्टेशंस एट डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ दिस सिटी।
एक कहीं उधर है बंतलाब से आगे, और एक नरवाल वाली साइड भी है। तो वो लोकल ग्रिड स्टेशन क्या कर रहे हैं, वो उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हाई ट्रांसमिशन वायर काफी ऊपर होती है, वो अगर आप देखोगे नॉर्मल वायर से उसकी हाइट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है, तो क्योंकि उसमें वोल्टेज बड़ी ज्यादा है, दैट कैन कॉज द आयनाइजेशन ऑफ एयर आल्सो। आपको कोरोना डिस्चार्ज बताया था, तो वो कोरोना डिस्चार्ज ऊपर ऊपर ही होता रहे, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए हाई ट्रांसमिशन वायर ऊपर होती है। अब जब लोकल ग्रिड स्टेशन पे आ गई, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, तो उसको दोबारा से स्टेप डाउन किया जाता है, 220 वोल्ट तक लाया जाता है और ट्रांसमिट कर देते हैं। अगेन देयर आर लॉसेस, क्योंकि सिटी कैन बी क्वाइट बिग, तो वी हैव इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर्स इन एवरी लोकेलिटी आल्सो। वहां पर भी काम नहीं चलता है तो घरों में भी हमने ट्रांसफार्मर लगाया होता है। सो दिस इज नाउ द इफेक्ट यू कैन सी कि फैराडे का जो वो एक थॉट था कि फ्लक्स के चेंज होने से या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसको इनिशियली लोगों ने क्या बोला, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। ठीक है, तो यूज इज वी हैव ऑलमोस्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ Faraday's laws only। ठीक है, विदाउट Faraday's laws we cannot imagine this life की बल्ब में करंट कैसे आ गई। अब बोलो डीसी से कर सकते हैं, डीसी का प्रोडक्शन इज वेरी कॉस्टली। एक बैटरी भी लेनी होती है, छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी भी लेते हैं, 10-12 हजार की आती है। एसी का प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एक पावर प्लांट लगा दिया, एक कोई डैम बना दिया एंड डिफरेंट सिटीज को वो ट्रांसमिट कर रहा है, और पानी तो दोबारा से यूज कर लो, पानी को थोड़ी कुछ हो गया। एसी का प्रोडक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन इज वेरी इजी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। आप डीसी को कैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे, डीसी तो जितनी बनी उतनी ही जाएगी, ट्रांसफार्मर में तो डीसी होती नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई AC is economical over DC, and these transformers play important role here. Thank you very much.